Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, atmosphere. So student, what is atmosphere? Atmosphere क्या है? हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट, अर्थ के आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है, the vast blanket of air around the earth is called atmosphere. Again I am repeating, repeat it with me. The vast blanket of air around or surrounds the earth is called एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ के आसपास ये जो एयर्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक, कोई बात? सो स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट यू विल सी द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. देखो स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस है ना. गैसेस से मिलके बना एटमॉस्फेयर. एयर क्या है? गैस है एयर के अंदर. तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी एयर की क्वांटिटी या परसेंटेज कितना है. प्लस हम लोग ये भी देखेंगे, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे. कितनी लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर, ये पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड द आउटर वन लेयर इज एक्सोस्फेयर. ये सारी लेयर्स को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. So, if you will get 1 mark question in your examination paper, what is atmosphere? So, what you are going to reply, or what you are going to write? The vast blanket of air which is surrounding the earth is known as atmosphere. वो vast blanket air का स्टूडेंट जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एक बार मेरे साथ रिपीट करो. The vast blanket of air which is surrounding the earth is known as the atmosphere. ठीक है. हम रफ एस्टिमेट लगाते हैं स्टूडेंट इसके लिमिट का कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अर्थ से और जो हमारा आउटर स्पेस है, जो हमारा आउटर स्पेस है इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पर किसी ने फेंसिंग की होगी या एक वॉल बनाई होगी कि भाई यहाँ तक अर्थ एटमॉस्फेयर है और यहाँ से आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं है. इसीलिए हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, और वो भी रफ एस्टिमेट बोलता है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है स्टूडेंट? 10,000 किलोमीटर. अभी तो हम मान सकते हैं कि इतनी है. कितनी है? 10,000 किलोमीटर. और जो इसका वेट है वो है 500 मिलियन मैट्रिक टन. कितना है स्टूडेंट? 500. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, इसके वेट की बात कर रहे हैं, इसके वजन की बात कर रहे हैं. तो इसका वजन कितना है स्टूडेंट? 500 मिलियन मैट्रिक टन. आई बात समझ में? अभी लर्न कर लो. अगर हाइट की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, और एक एस्टिमेट बोलता है कि 10,000 किलोमीटर की होगी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो वेट है वो कितना है? 500 मिलियन मैट्रिक टन. चलें आगे, ये लर्न कर लेना है बेटा आपको. अब ये जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ से किस तरीके से क्लोजली एसोसिएटेड है, ये क्यों चिपका हुआ है हमारी अर्थ से? तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से. The atmosphere is held close to the earth by the force of gravity. ग्रेविटी की फोर्स के कारण अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर क्लोजली हेल्ड है, चिपका हुआ है. About 50% of the total mass of the air is found within 500 किलोमीटर. अगर हम बात करें कि जितनी भी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उनका जो टोटल मास है, टोटल वेट है या टोटल डेंसिटी बोल दें तो बच्चा अर्थ के 500 किलोमीटर में जो आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा वहाँ पर डेंसिटी एयर की सबसे ज़्यादा मिलेगी. जो टोटल मास है एयर का, जो टोटल वेट है एयर का, उसका 50% तुम्हें सिर्फ कहाँ मिल जाएगा बच्चा? 500 किलोमीटर में ही मिल जाएगा. जबकि इसकी हाइट हमने कितना अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया है, अभी कितना एस्टिमेट किया है? 10,000 किलोमीटर. उस 10,000 किलोमीटर में से जो शुरुआत की 5 किलोमीटर है उसमें ही आपको 50% मास मिल जाएगा. आई बात समझ में? क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा काम यहीं पर कर रही है. आई बात समझ में? चलो. इट एग्जिस्ट इन सेवरल लेयर्स अराउंड द अर्थ. इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है. अगर ये अर्थ है तो पहले एक लेयर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. इस तरीके से डिफरेंट लेयर में एग्जिस्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर. और स्टूडेंट्स, इसको लेयर में डिवाइड करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हर लेयर का अपना यूज़ है, अपने इम्पोर्टेंस है. मतलब हमारे लिए अलग अलग यूसेज है, हर लेयर का. एंड इवन दे हैव सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ओन. अपने अपने
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारे लिए अलग अलग यूज़ में ये लेयर्स आती हैं। आई बात समझ में? तो इट एग्जिस्ट in layers. The density of air decreases as one goes to higher altitude. Student, जैसे जैसे altitude का मतलब होता है height. Altitude का मतलब क्या होता है student? Height. What is the meaning of altitude? Height. जैसे जैसे आप एक height पे जाते जाएंगे बच्चा, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी स्टूडेंट? कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। When you are moving towards the height or on a higher altitude, the density of air will decrease, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो। सो इट इज़ हार्ड टू ब्रीथ एज वन गोज अप। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, केदारनाथ, बद्री, अमरनाथ की यात्रा पे जो लोग जाते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं हार्ट अटैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्रीथ आप नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्लो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम लोगों को स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप हाइट पे जाओगे स्टूडेंट, वहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की कम होती है, तो ब्रीथ करना मुश्किल होता है। तभी तो जब भी आप अमरनाथ वगैरह की यात्रा के लिए जाएंगे स्टूडेंट, केदारनाथ वगैरह के लिए जाओगे, या चार धाम की यात्रा जो होती है, काहे कि जो चार धाम की यात्रा होती है उसमें भी पहले आपका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तभी आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको अलाउ नहीं करते हैं, है ना। चलो, अब क्यों ज़रूरी है ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन से कुछ बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं, नेम्ड अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेज निकलती है स्टूडेंट? अल्ट्रा वायलेट रेज। स्टूडेंट, अगर ये रे हमें सीधे लग जाए, ठीक है, तो हमें क्या हो सकता है? स्किन कैंसर। आई बात समझ में? तो इस अल्ट्रा वायलेट और अदर हार्मफुल रेज को फिल्टर कर लेने का या अपने पास ही रोक लेने का काम करता है हमारा प्योर एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। नाउ द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर इट्स सर्वाइवल। हमारी अर्थ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली स्टूडेंट। एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, गैस नहीं होगी। देखो मेरी बात बेटा, हम लोग ब्रीद इन कौन सी गैस कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। दूसरा, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो जब हम ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नहीं तो प्लांट की भी कोई लाइफ नहीं होगी। तो परेशानी ये है स्टूडेंट कि हमारे एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ गिविंग ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर गया सारी गैसेस भी चली जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, और भी होती हैं। ये तो देखो 78% होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है स्टूडेंट? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78%। फिर होती है ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ गिविंग गैस है, जो फायर बिना ऑक्सीजन के आप आग भी नहीं जला सकते स्टूडेंट। तो 21% है हमारी ऑक्सीजन, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 99%। जो रेस्ट 1% बचा, इसमें आ जाएगा आपका वाटर वेपर। कौन कौन सी गैसेस आ जाएंगी स्टूडेंट? वाटर वेपर, आर्गन, नियॉन, वाटर वेपर, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस भी इसमें आ जाएंगी। पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, बचा 1% आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, वाटर वेपर। ठीक है, चलो। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द वार्मथ ऑन द अर्थ। अगर हमारी अर्थ पे रात में भी थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है तो वो सिर्फ किसके कारण स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर के कारण। इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की सर्कुलेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगी। तो वाटर वेपर को भी सर्कुलेट कराता है एटमॉस्फेयर, अर्थ को वार्म करके रखता है एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। Without these vast blanket of air called atmosphere, we would be baked alive by
extreme heat of the sun during the daytime and would be frozen during the night time. अब बेटा हम हैं बेचारे इंसान, ना ही तो हम जम के रह सकते हैं ना ही हम जल के रह सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो समझो भाई हमारी तो लाइफ बहुत ही डेंजर हो जाएगी, मतलब होगी भी नहीं क्योंकि रातें हो जाएंगी फ्रोजन और दिन हो जाएंगे एक्सट्रीमली हीटेड, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल. The existence of air around the earth has made it unique planet. तो बच्चा हमारे अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एयर. अगर एयर नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल भी नहीं होगी. अच्छा स्टूडेंट, एक गैस तो मैं भूल ही गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इस 1% में आएगी, कैसे भूल सकते हैं हम उसको? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को भूलना गलत बात है. तो इस 1% में आप किसको भी डालें? कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट ये जो एयर है अर्थ के आसपास, ये हमारे अर्थ को, हमारी दी अर्थ को यूनिक प्लैनेट बनाता है. एज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली स्टूडेंट द अर्थ टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ आर लाइफ और प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, एवरीवन. चलो नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. टीनी डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वाटर वेपर. एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, फिर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक मतलब धुआं भी है, और वाटर वेपर मतलब पानी भी है पर गैशियस फॉर्म में है. ये जो कंपोजिशन है स्टूडेंट फिक्स नहीं होता है, रादर इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. स्टूडेंट जो कंपोजिशन हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का, वो मोर और लेस सेम ही होता है, पर एकदम फिक्स नहीं होता. हम बोले डॉट टू डॉट बिल्कुल फिक्स हो, ऐसा नहीं होता है. देखो ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगा और सीजन टू सीजन भी वेरी करेगा. कहाँ पर? इन द लोअर लेयर्स. द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर इज यूनिफॉर्म. तो स्टूडेंट लोअर लेयर में जो ड्राई एयर रहेंगे उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा. बस उस ड्राई एयर में ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण वाटर वेपर बन के मिक्स हो जाएगा, है ना, तो ह्यूमिडिटी आ जाएगी एयर में. पर ड्राई एयर का जो कंपोजिशन है स्टूडेंट्स वो तो कैसा ही रहेगा बच्चा? यूनिफॉर्म. ये स्टूडेंट तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है. बचे हुए 1% में पहला नाम लिखोगे आप CO2, फिर लिखोगे आर्गन, फिर लिखोगे नियॉन, फिर लिखोगे हीलियम, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ETC. ETC का फुल फॉर्म क्या होता है? एटसेट्रा. ठीक है, एटसेट्रा. ठीक है बात. चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस है स्टूडेंट, हमने पढ़ा. इनका परसेंटेज होता है 99 टोटल. 78 21 को प्लस कर दोगे तो 99 आ जाएगा. जो 1% है उसमें आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन. हो सकता है मैंने ओजोन का नाम भी नहीं लिया ना. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? वो बचे हुए 1% में. ये जो गैसेस हैं स्टूडेंट, इन गैसेस के अलावा भी स्मॉल क्वांटिटी में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर अवेलेबल होता है. चलो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अबंडेंट मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में. अबंडेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हिंदी में प्रचुर, मतलब मोर देन इनफ हमारे पास बहुत एक अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है. नाइट्रोजन 78%. क्या? नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस एंड अकाउंट फॉर 78% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर. क्लीन ड्राई एयर में 78% ऑक्सीजन मिल जाएगी. ये कलरलेस इनर्ट गैस है, डाइल्यूट्स द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन. ये ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस को भी कम कर देती है. अब यहाँ पर स्टूडेंट एक वर्ड है इनर्ट गैस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर्ट गैस? क्या मतलब होता है इनर्ट गैस का स्टूडेंट? नोबल गैस भी बोलते हैं. इनर्ट गैस का दूसरा जो टर्म आप बोल सकते हो वो है नोबल गैस, और इनर्ट गैस सेम ही होगा. अच्छा क्या मतलब होता है नोबल गैस का, या क्या मतलब होता है इनर्ट गैस का? तो इसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिव गैस. क्या? नॉन रिएक्टिव गैस. हमारी ऑक्सीजन ऐसी नहीं है भैया. ऑक्सीजन तो चाहे जहाँ किसी के भी साथ रिएक्ट कर लेती है, पर ये जो नाइट्रोजन है ये नॉन रिएक्टिव गैस है, इसीलिए इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है. आई बात समझ में? चलो
क्या है, डाइल्यूट्स द ऑक्सीजन एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन क्या है, वो केमिकल रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देती है। हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की उनके सर्वाइवल के लिए, पर बेचारे इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो उसे किससे ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से। जैसे मुझे ऐसे करना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मैं कैसे करूँगी, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर। पर प्लांट बेचारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो नाइट्रोजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पर वो एटमॉस्फेयर जहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, वो उस नाइट्रोजन को यूँ नहीं ले पाते हैं। वो नाइट्रोजन लेते हैं पर काय से, सॉइल से। आई बात समझ में। चलो अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्या ही बोले, पर हाँ सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट गैस है, ये ज़रूर बोलेंगे हम। इसका परसेंटेज है 21। ये भी क्लीन ड्राई एयर है। ये सिर्फ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलती है। तभी तो जब आप बहुत ऊपर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है ना। हमारे माउंटेनियर्स भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो और ऊपर गए तो आपको ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी, है ना। चलो, तो ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर की। ये 21% है कंपोजिशन में। ये लोअर लेयर में ही मिलती है, लोअर लेयर्स में ही मिलती है ना। जितने भी लिविंग बीइंग है स्टूडेंट्स, उन्हें ब्रीदिंग पर्पस के लिए क्या ही चाहिए, ऑक्सीजन। द शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और ऑक्सीजन का शेयर हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टेंट है एज द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हमारे प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। चलो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम बोलेंगे, चलो छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा चाहिए होती है किसको, प्लांट्स को। क्यों क्यों, उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, फूड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट अपना फूड बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो उन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। हम भी जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है इसमें इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, और जो हम बाहर रिलीज़ करते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही सेम एनिमल करते हैं। दिस अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट कंज्यूम बाय द प्लांट। और ये जो अमाउंट है ये किसके इक्वल है, वो अमाउंट जो प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं। और इसी तरीके से बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में। पर जब ट्रीज कम होते जाएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, पर हमारे एटमॉस्फेयर में अभी अभी ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम बर्न ज़्यादा कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है बच्चा, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, फॉसिल फ्यूल। हम इनको बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। पहले जहाँ घरों में एक गाड़ी होती थी, आज सबके पास गाड़ी है। छोटे छोटे 7th 8th के बच्चों को भी गाड़ी चलानी है। तो हम बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कोल और पेट्रोलियम को बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। और इसके बनने से ये बैलेंस इम्बैलेंस होता जा रहा है। किस किस के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। फॉसिल फ्यूल लाइक कौन कौन से फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, इनको जलाना मतलब कार्बन को प्रोड्यूस करना। नाउ वाटर वेपर। चलो, तो वाटर वेपर कितना रहेगा एयर में, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हमारा पानी जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा। जितना टेम्परेचर कम होगा, पानी पानी ही रहेगा, गैस नहीं बनेगा। आई ना बात समझ में। ठीक है, तो टेम्परेचर पे कंप्लीट डिपेंड करेगा कि आपकी एयर में कितनी वाटर वेपर होगी। देखो, जब थोड़ा सा ध्यान रखो, जब हम ठंड में होते हैं, मतलब विंटर सीजन में, तो हमारी मम्मी हमें मॉइस्चराइज़र लगाती है, वैसलीन लगाती है ना। क्यों लगाती है भाई, क्योंकि एयर इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि हमारी स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं ना। स्किन में क्या आ जाते हैं बच्चा, क्रैक्स आ जाते हैं। पर वहीं पे गर्मियों में आपको बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि एयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है कि बिना ही कुछ लगाए आपके मुँह से पसीना आने लग जाता है ना।
और कभी क्रैक्स भी नहीं आते हैं। तो समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाटर वेपर एयर में ज़्यादा होता है, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर होती ही नहीं है। वाटर वेपर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय एवापोरेशन। एवापोरेशन से एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है वाटर वेपर, ओशन से, सी और लैक से, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो पानी है। और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी होती है। हमारे जो ट्रीज, प्लांट्स रूट्स के थ्रू जितनी ऑक्सीजन को, जितनी वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, उसका कुछ ही पार्ट वो अपनी फूड बनाने की प्रोसेस में यूज़ कर पाते हैं, बाकी पार्ट को वो थ्रू स्टोमेटा हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं। हमारी लीव्स में स्टोमेटा होता है, वो जो बचा हुआ पानी होता है उसको वापस कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांसपीरेशन। ज़मीन के अंदर से जो पानी लिया हुआ था उसका कुछ यूज़ किया, कुछ वापस कर दिया। किसने? हमारी लीव्स ने। उसी को हमने क्या बोला? ट्रांसपीरेशन। ठीक है बात? चलो, as well as from the respiration of animal. Water vapor is responsible for all forms of condensation and precipitation. Water vapor होगा तभी तो कंडेंसेशन होगा बेटा, और कंडेंसेशन होगा तभी तो पानी गिरेगा। अब प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, स्लीट के फॉर्म में भी हो सकता है, और रेनफॉल, पानी भी गिर सकता है, बर्फ भी गिर सकती है ना। तो कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर का वापस से वाटर बनना, और वाटर बन जाएगा तो वो प्रेसिपिटेशन होगा, पानी किसी न किसी फॉर्म में ज़मीन पे, अर्थ पे वापस आ जाएगा। चलो भैया, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लार्ज अमाउंट में फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल होते हैं, पॉलेंस होते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन की ऐश, राख भी होती है, स्मोक, फायर एक्सेट्रा। फायर जो आग लगाई उसका स्मोक, धुआं होगा, वॉल्केनिक एरप्शन का ऐश, राख होगी, पॉलेंस होंगे, सॉल्ट पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ये सब लोएस्ट लेयर में ही मिलेंगे स्टूडेंट, अपर लेयर में नहीं होते हैं। अच्छा जब ये जो पार्टिकल हैं, ये न्यूक्लियाई, ये जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, जब तो छोड़ दो, ये जो पार्टिकल हैं ये न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं वाटर वेपर टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स। एक रेन ड्रॉप्स जो बनेगी उसके न्यूक्लियाई में आपको कहीं ना कहीं ये ही पार्टिकल्स मिलेंगे, सॉल्ट, डस्ट, पॉलन, स्मोक। ये इनके आसपास ही जो हमारी रेन की जो टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, टीनी ड्रॉप्स होती हैं, वो इकट्ठा होती हैं। ठीक, कोई बात? तो रेन ड्रॉप्स नहीं बनती अगर सॉल्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, पॉलन, स्मोक, ऐश ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होते। तो दे ऑल्सो स्केटर्ड द सन्स रेडिएशन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन का रेडिएशन होता है उसको स्कैटर, बिखराने का काम भी कौन ही करते हैं? ये डस्ट, सॉल्ट, पॉलन, स्मोक। ठीक, कोई बात? Now, structure of the atmosphere. Students, nowadays, a very systematic knowledge about atmosphere is made available to us by radars or सैटेलाइट्स। आज बच्चा हमने सैटेलाइट लगा दिए हैं, रडार्स लगा दिए हैं, जिससे हमें एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है अबाउट दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहले जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे अब वो अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमें सैटेलाइट इमेज मिल रही है, रडार से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रही है। ठीक है। The temperature and density of air varies. जो टेम्परेचर है और जो एयर की डेंसिटी है वेरी नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। ये हमें पता है बच्चा, हर सीज़न में एयर की डेंसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी, और हर जगह में भी ये वेरी करेगी। प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है, सीज़न टू सीज़न भी वेरी करती है। क्या वेरी करती है? डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व, है ना। सो स्टूडेंट, फर्स्ट विल सी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के बाहर ट्रोपोस्फेयर पे ये रहेगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। ये आपको लर्न कर लेना है कौन सी लेयर कहाँ तक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं कम से कम 4 बुक से ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ाया पहले, फिर बहुत सारी और भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से पढ़ाया, पर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, आपकी मैम आपकी बुक से पढ़ाएगी, अगर ये कंपोजिशन पढ़ाती है तो आपको यही लर्न कर लेना है। अगर उन्हें लगता है कि वो कोई और कंपोजिशन देती हैं तो आपको उसको लर्न कर लेना है। ठीक है, पर ये जो कंपोजिशन है ये हर बुक में थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, किलोमीटर में जो लेंथ है। ठीक है, बट स्टूडेंट डू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द व्हाट लेयर। फर्स्ट troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere and then exosphere। थोड़ी सी तारीफ जरूर मैं करूँगी आपकी बुक की। वो तारीफ क्यों करूँगी बेटा? ऐसा डायग्राम मैंने किसी बुक में नहीं देखा। ये देखो, अर्थ है और ये माउंटेन्स है।
ठीक हुई ना बात। तो हम बोलते हैं एयर की डेंसिटी जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाओगे कम होती जाएगी बेटा। तो ये देखो ये ट्रोपोस्फियर तक की मतलब एक अच्छी हाइट में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एयर की डेंसिटी कम होगी और कम होगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी काय में, ब्रीदिंग में। आई बात समझ में? ये स्टूडेंट तो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मैंने आपको लेयर दिखाई है अभी स्टूडेंट्स। जो अपर लेयर है वो प्रेस करती है लोअर लेयर्स को, तो जो अपर लेयर होगी वो लेस डेंस होगी और जो लोअर लेयर होंगी वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको वेट वजन लग रहा है ना बेटा। देखो मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ है और उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों को रखते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा प्रेशर में रहेंगी ना लोअर लेयर्स। सो स्टूडेंट ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो 90% टोटल मास है एटमॉस्फेयर का जो टोटल मास है 90 उसका 90% 20 किलोमीटर में मिल जाएगा आपको। अर्थ के 20 किलोमीटर में ही आपको 90% मास वेट मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत के 20% में 90% वेट होगा किसका? टोटल एंटायर एटमॉस्फेयर का। जो टोटल एक्सटेंट है एटमॉस्फेयर की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे जितना वो प्रेशर है जितना टेम्परेचर उसके हिसाब से 5 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। चलो पहले हम ट्रोपोस्फियर को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, सबसे लोएस्ट है और डेंसिएस्ट है, डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगी, सबसे नीचे यही लेयर है और इम्पॉर्टेंट है। इसकी हाइट वेरी करेगी 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर नियर इक्वेटर। पोल्स पे ये 8 किलोमीटर रहेगी स्टूडेंट, ये हमारे अर्थ के 2 पोल हैं, इसकी हाइट कितनी रहेगी? सिर्फ 8 किलोमीटर। और ये जो हमारे जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे ये लगभग 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहेगी। अबाउट 3/4 ऑफ टोटल मास मतलब 75% टोटल मास आपको इसी लेयर में मिल जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फेयर में मिल जाएगा। बेटा जो एयर हम ब्रीथ करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन वो ये इसी लेयर में अवेलेबल है, इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे 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 आप हाइट पे जाते जाओगे बच्चा, आप जितना ज़्यादा जितना एल्टीट्यूड पे रहोगे उतना उतना आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, लेस मिलेगा। ये देखो हर लेयर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पर इस लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितने एल्टीट्यूड जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे फर्स्ट लेयर में मतलब ट्रोपोस्फियर में उतना टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। जितना भी वेदर फेनोमेना है भले ही वो रेनफॉल हो, फॉग हो, क्लाउड हो, हेलस्टोन हो, वो सब इसी लेयर में होगा। इस लेयर के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर में मिलेंगे। तो इस लेयर के क्या इंपॉर्टेंस है? You can find dust particle and water vapor in this layer only. Whatever weather phenomena we have, rainfall, fog, clouds only form in this layer. The life-giving gas, that is oxygen, found only in this layer. Temperature decreases with increase in height in this layer. बच्चा और ये लेयर ज़्यादा हीटेड होती है, ये लेयर ज़्यादा हीटेड होती है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर। चलो अब ये जो फ़ोटो खींचते हो तो ध्यान ही नहीं रखते हो, क्या क्या है भाई ये। और ये जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। यहाँ पर दिखाई क्या? हाँ दिखाइए, देखो ये रही हमारी ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो थिन एरिया मिलेगा इसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज। जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है वहाँ पर मिलेगी आपको ट्रोपोपॉज। So student, I am going to end this video here only. We'll start stratosphere in part 2 of this chapter. If you have any doubt, any problem, do write in comment section, okay?